जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपको बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में कुछ, और ये 10th यूनिट का पार्ट है। एक पॉइंट रह गया था, मेडिकल 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 चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, हिंदी में इसको कहेंगे। कुछ मैंने सिद्धांत यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से, इसी को समझने की जरूरत है। ठीक है, पहला यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ ये हुआ कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज में ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए, या अपना मैच्योरिटी चाहिए, या उसमें थोड़ा सा आपको परफेक्शन चाहिए, स्किल्स को डेवलप करना है, देन यू हैव टू डू द बेसिक स्किल्स एंड द एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस। आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, जब तक आपको उसमें प्रोग्रेस दिख ना जाए या फिर आपकी जो डिजायर्ड गोल है वो आपको अचीव ना हो जाए। ठीक है, पहला क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, निरंतरता का सिद्धांत, हिंदी में इसको कहा जाता है। पहला क्लियर है। सेकंड वाले को ये देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर ओवरलोडिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी हेल्थ क्लब में जाते हैं, जिम में जाते हैं, और वहां पे आपको आपका ट्रेनर फर्स्ट डे आपको 10 पाउंड का डंबल देता है, तो क्या आप सालों साल 10 पाउंड के डंबल से एक्सरसाइज करेंगे? नहीं। कुछ समय के बाद आपके कोच या आपके जो ट्रेनर है वो 10 पाउंड के डंबल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता रहेगा कि आपकी इफिशियंसी अब डेवलप हो चुकी है और आपको और ज्यादा लोड देना चाहिए, क्योंकि अब आपको मसल्स को ग्रो करने के लिए और ज्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है और आपकी बॉडी अब उसके लिए एफिशिएंट हो चुकी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब लोड बढ़ाना है, लोड बढ़ाना है, लेकिन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में, साइंटिफिक वे में, अकॉर्डिंग टू योर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके क्षमता के हिसाब से। आई होप ये भी क्लियर हो गया। आइए थर्ड देखते हैं, सी वाला, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक। पहले इस टर्म को देख लेते हैं, स्पेसिफिक को। हर गेम के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्कआउट होती है, अलग अलग डाइट होता है, अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक आपकी तैयारी होनी चाहिए, और वो साइंटिफिक भी होनी चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होती थी पहले कि जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता था वो काफी खराब होता था जॉइंट्स के लिए या किसी अदर बॉडी के पार्ट के लिए, तो उनको धीरे धीरे इलिमिनेट करा गया, रिसर्च करा गया, और ये देखा गया कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो बाद में खिलाड़ियों को या फिर एथलीट्स को जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो उन सभी चीजों को क्या करा गया, इलिमिनेट करा गया। तो ये साइंस की हेल्प से ही पॉसिबल है। ठीक है, साइंटिफिक वे में आपकी जो ट्रेनिंग होती है वही आपको प्रोग्रेस दिला सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेनिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेस्ट करेंगे और अपने आप को रिकवर करेंगे फॉर नेक्स्ट टाइम, अगली बार के लिए। मेरा मानना यह है कि जब हमें किसी भी बॉडी के पार्ट की मसल्स का ग्रोथ करना होता है, मान लीजिए बाइसेप्स आपको ग्रो करने हैं, तो मेरा जो मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि आपको 50% क्या जिम्मेदार होती है? न्यूट्रिशन होता है जिम्मेदार। ठीक है, 25% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं भाई? तो ये होते हैं एक्सरसाइज, जिसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये 25% रोल ही प्ले करता है, और रेस्ट ऑफ द 25% जो होता है ये क्या होता है? रेस्ट एंड रिकवरी वाला होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें हमेशा अपने बॉडी के इफिशियंसी को पहचानना चाहिए, अपने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और अपने फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम बिना इंजरी के ग्रोथ पाते जाएंगे, और जो सीखने का पठार होता है यानी प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, वो आपको जल्दी फेस करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको वो जल्दी से इनिशियल स्टेज में ही फेस करना पड़ेगा, अब आपकी फिर क्या होगी,
आपकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी और फिर आप अपने आप को मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, इंजरी हो जाएगी और ग्राउंड से आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बताया है, पॉइंट डी में मैंने आपको बताया कि रेस्ट एंड रिकवरी, कि आपको अपने बॉडी को रिकवर करना है, आराम देना है। इसीलिए लोग पहाड़ों पे या फिर ठंडे प्रदेशों में जाके एथलीट जो है तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां पे ठंडा जगह होता है और उन लोगों को रिकवरी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, और भी इसके कई सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर ई कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जहां भी आप चूके, कभी भी आप बहुत अच्छे मैच्योर परफेक्ट खिलाड़ी हो गए, तब भी अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, हर गेम के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। बॉडी के जिस भी स्पेसिफिक पार्ट की यूज होती है गेम्स में, उसी को हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना होता है, मसल्स को टोन अप करना होता है और वो जो मसल्स है उनको कंडीशनिंग करनी होती है, प्रॉपर कंडीशन में ले आना होता है। तो वार्म अप आपको सबसे इंपॉर्टेंट है करना। इससे आप इंजरी से बच जाएंगे, मसल्स पुल से बच जाएंगे, स्ट्रेन स्प्रेन से बचेंगे। ठीक है, और लिम्बरिंग डाउन, बहुत ज्यादा विगोरस फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद अचानक से आप स्टॉप भी नहीं हो सकते। आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे रिड्यूस करना होता है, यही होता है लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन को दूसरे भाषा में आप कूल डाउन कह सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें सेफ्टी का और प्रिवेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग आप कर रहे हैं बिना हेड गार्ड के, बिना टीथ गार्ड के अगर आप अपीयर होते हैं, ताइक्वांडो कर रहे हैं बिना चेस्ट गार्ड के अपीयर होते हैं, बिना हेड गार्ड, तो आपको बहुत ज्यादा इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। सो वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, और हमेशा जो रूल्स होते हैं उनको ओबे करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, अपने ट्रेनर और कोच की बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप लोग तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, खुद ही कुछ नहीं समझते किसी को। एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज प्रॉपर मेडिकल चेकअप। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई इंजरी है, कोई इलनेस है, सीकनेस है, वॉट एवर इज दैट, यू हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक डॉक्टर। एक स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और वहां पे अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरे आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी गेम की आप बात कर लीजिए, वो एथलीट हैं, बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं या बहुत अच्छे गेम से रिलेटेड हैं, लेकिन उनके आगे नहीं बढ़ पाने का मैंने ये नोटिस करा है कि एक बड़ा रीजन ये भी है कि जब उनको इंजरी होती है, उनको अच्छे डॉक्टर मिल नहीं पाते और फिर उनको वो इंजरी ग्राउंड से दूर कर देती है। इसी में एक सिन पेन आता है, लिगामेंट्स का टीयर होना, फुटबॉलर्स जो जिगजैग रनिंग करते हैं या बास्केटबॉल में लोग करते हैं, तो उसमें हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स होते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। तो समटाइम्स हम बहुत अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, मिनरल्स नहीं इंटेक कर पाते हैं, प्रॉपर एनर्जी नहीं रहती है, रेस्ट एंड रिकवरी नहीं कर पाते हैं। इन सभी प्रिंसिपल्स में से किसी एक प्रिंसिपल्स को अगर आप कहीं गलती से फॉलो नहीं कर पाए, जैसे दिस टाइम आई एम सफरिंग फ्रॉम नी पेन, अब मैंने बहुत अच्छे से वार्म अप नहीं करी थी मॉर्निंग में और बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो थोड़ा सा पेन होने लगा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सेफ्टी और प्रिवेंशन को पूरा ध्यान देना है। 2-4 दिन ग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी पे लोड नहीं देना होता है। आई होप आपको इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग पूरा क्लियर हो गया होगा और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगा कि इस पर एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के साथ करनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।